देखिए आजकल आपको एंटरटेनमेंट के लिए WWE या बिग बॉस देखने की जरूरत नहीं है। मगर क्यों? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अंबेडकर 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 बाबा साहिब अंबेडकर। हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है। कौन है अंबेडकर? हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जब ही बोलो। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। हाल में ही डॉक्टर अंबेडकर के इशू पर पार्लियामेंट में काफी एंटरटेनिंग बवाल चल रहा है। पूरी ऑपोजिशन ने हाल में ही पार्लियामेंट में अपनी सीटों पे अंबेडकर जी की फोटो रख दी थी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑपोजिशन कहती है कि वो अंबेडकर से इतना प्यार करते हैं जितना पाकिस्तान गरीबी से करता है। केजरीवाल जी ने तो इस प्यार को दिखाने में क्रिंज के सारे बैरियर्स तोड़ दिए हैं, लेकिन उस वीडियो का फुल वर्जन आपको नहीं दिखाया उन्होंने। मैं दिखाता हूँ। मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। राहुल बाबा जी डॉक्टर अंबेडकर को सपोर्ट दिखाने के चक्कर में ऑल्टरनेट वर्जन सुनाने लगे एकलव्य की स्टोरी का। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का वो एक और चीज कह रहे हैं कि भाई कि बीजेपी जो है वो सावरकर को सपोर्ट करती है और मनुस्मृति को सपोर्ट करती है और हम अंबेडकर को सपोर्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर, क्योंकि मैं आपको एक आज ऐसी बात बताने वाला हूं जो सुनकर आपको काफी सरप्राइज होगा। शायद मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो ऑपोजिशन अंबेडकर का फेक प्यार दिखाता रहता है हमेशा, असली में वही लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर से और उनकी आइडियोलॉजी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। ये सारा का सारा जो प्यार है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है और कुछ भी नहीं। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी है जो एक्चुअली अंबेडकर के सपने को और गोल्स को पूरा कर रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जिसको देखकर आपको सरप्राइज हो कि वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते थे, और कॉन्फ्लिक्ट तो दूर की बात, इन दोनों की आइडियोलॉजीज और गोल्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और रेडी हो जाइए सरप्राइज होने के लिए। हेलो शर्मा शो के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड। तो फॉर सम रीजन राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट का कीमती समय अपने स्टैंड अप कॉमेडी मटेरियल को प्रैक्टिस करने में लगा दिया है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो। यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। ओह अच्छा, ये होती है तपस्या। मैं तो सोचता था कुछ और होती है तपस्या। इसका मतलब कि अमिताभ बच्चन इस सीन में एक्चुअली तपस्या कर रहे हैं, अक्षय कुमार भी इस फिल्म में तपस्या कर रहे हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम रीजन अमित शाह जी को राहुल गांधी का स्टैंड अप कॉमेडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और वो पता नहीं क्यों पार्लियामेंट का टाइम एक्चुअल काम करने में वेस्ट कर रहे हैं। अमित शाह ने बोला कि अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। उसके बाद कांग्रेस ने अमित शाह की एक एडिटेड क्लिप निकाली और उसको सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया, और कहने लगी कि देखिए बीजेपी अंबेडकर की इंसल्ट कर रही है और हम हैं जो अंबेडकर से प्यार करते हैं। वो अमित शाह से अपॉलॉजी मांगने लगे। तो वो जो संघ का विधान अंदर है ना, वो जुबान पे आ गया, दिल की बात जुबान पे आई, माफी तो मांगनी पड़ेगी। How can a Home Minister of India use this type of language against a great Ambedkar ji? और फिर कहने लगे कि भाई हम डॉक्टर अंबेडकर से इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम उनको भगवान के बराबर मानते हैं, और अमित शाह ने हमारे भगवान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अब ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि देखिए ये बोलते तो हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इनके भगवान है, लेकिन इनके बिहेवियर में मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जो ये प्रूव कर सके कि डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के लिए इनके मन में कोई रिस्पेक्ट है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर ऑपोजिशन पार्टीज के लिए भगवान नहीं बल्कि एक तवा है अपनी रोटियां सेकने के लिए। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूं कि कितने अलग अलग तरीकों से ऑपोजिशन पार्टीज ने डॉक्टर अंबेडकर की इंसल्ट की है और डॉक्टर अंबेडकर के सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड्स को इग्नोर किया है। ऊपर से डॉक्टर अंबेडकर के डिमांड्स को ये लोग एंटी नेशनल और मेजॉरिटेरियन बोल के इनकी और इंसल्ट कर रहे हैं। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं
कि अगर डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस वालों के लिए और ऑपोजिशन वालों के लिए इतने बड़े भगवान हैं, तो कांग्रेस के राज में इन्हें भारत रत्न क्यों नहीं मिला? जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इनफैक्ट नेहरू जी को तो भारत रत्न तब मिल गया था जब वो जिंदा थे। नेहरू जी की तो मृत्यु का भी वेट नहीं किया गया। ऐसी क्या बात थी नेहरू जी में जो अंबेडकर जी में नहीं थी? इनफैक्ट सिर्फ तब जब फाइनली एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी के सपोर्ट से पावर में आई, तब जाकर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया मार्च 31, 1990 में। डॉक्टर अंबेडकर का पोर्ट्रेट 12 अप्रैल 1990 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इंस्टॉल किया गया, तब तक नहीं लगा था। इनफैक्ट सैम पिट्रोडा जो कांग्रेस के खास चमचे हैं और राहुल गांधी के मैन फ्राइडे हैं, याद रखिए ये राहुल गांधी के बहुत करीबी आदमी है। राहुल गांधी अक्सर इनसे कंसल्ट करते हैं। सैम पिट्रोडा ने ट्वीट किया था एक बार कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन ज्यादातर नेहरू जी का है और डॉक्टर अंबेडकर का नहीं है। ये है इज्जत डॉक्टर अंबेडकर की, ये है प्यार डॉक्टर अंबेडकर से। कांग्रेस पार्टी की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा जब इमरजेंसी इंपोज की गई थी भारत पर, तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल दिया गया था, जिसके प्रियम्बल में जबरदस्ती सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड्स घुसेड़ दिए गए थे। यह है इज्जत डॉक्टर अंबेडकर की। भैया डॉक्टर अंबेडकर की कांग्रेस में उतनी ही इज्जत है जितनी हिंदी लैंग्वेज की कर्नाटका में है। असली इज्जत तो अभी तक आपने देखी भी नहीं है। असली इज्जत तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए, कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने आपको सिर्फ एक साइड दिखाई है डॉक्टर अंबेडकर की, कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस क्लासेस के लिए आवाज उठाई थी और हिंदू सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसके खिलाफ काफी तीखी और ऑफन काफी एक्यूरेट क्रिटिक की थी। लेकिन अब आज मैं आपको दिखाता हूं डॉक्टर अंबेडकर का एक और ऐसा पहलू जो ऑपोजिशन पार्टीज ने हमसे डिलिबरेटली इतने सालों तक छुपा के रखा हुआ है। आप तो जानते ही हैं, देखिए कि ऑपोजिशन पार्टीज मुस्लिम से कितना प्यार करती है। मुस्लिम सोसाइटी जो चाहती है ऑपोजिशन पार्टी उन्हें देने को तैयार है। मुस्लिम सोसाइटी में जरा सी रिफॉर्म को भी जी जान से ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे अपोज करते हैं जैसे उनके खुद का खतरा हो रहा हो। तो आइए इसी मुस्लिम सोसाइटी के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था जरा ये जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक किताब लिखी थी, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड की जो बात होती है कि देखिए मुस्लिम्स में कितनी इक्वालिटी है, कितना भाईचारा है, ये कोई यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, बल्कि ये ब्रदरहुड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। नॉन मुस्लिम्स के लिए इस ब्रदरहुड में सिर्फ नफरत और हेट्रेड है। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर जिंदा होते तो ऑपोजिशन के मुताबिक इंडिया के सबसे बड़े इस्लामोफोब होते। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा था कि मुस्लिम्स किसी भी देश को अपना नहीं मान सकते, उनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन से है। इन अदर वर्ड्स डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम कभी भी मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करेगा कि वो भारत को अपना देश माने, अपनी मातृभूमि माने। In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland. भैया किसी बीजेपी वाले में इतनी औकात नहीं है कि ऐसी चीजें बोल दे जो डॉक्टर अंबेडकर बोला करते थे मुस्लिम सोसाइटी के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे मुस्लिम आइडियोलॉजी में दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब नाम की दो जगहें होती हैं। Muhammad told them the world is in three parts. Darul Islam. Darul Islam is where the Muslims are in power. There should be no allowance, accommodation for any other religion. Second is that where the Muslims are not in majority, which he called as Darul Harab. Job of the Muslims is to go on demanding more and more concessions. और इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग भारत दारुल हर्ब है, जिसको दारुल इस्लाम में बदलना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस आइडियोलॉजी को चेंज करना बहुत जरूरी है और मुस्लिम सोसाइटी में रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या कभी भी ऑपोजिशन ने डॉक्टर अंबेडकर के इन ओपिनियंस को हाईलाइट किया? यह है इज्जत डॉक्टर अंबेडकर की। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी बहुत बड़े सपोर्टर थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि रिलीजन बेस्ड जो पर्सनल लॉज हैं वो अनइक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हैं, स्पेशली औरतों के लिए। उन्होंने यूसीसी को प्रपोज किया था ताकि सभी सिटीजंस, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, वो एक कॉमन सिविल लॉज के थ्रू गवर्न किए जाए, जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के मैटर्स में। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पर्सनल लॉज जो रिलीजियस बेसिस पे बने जाते हैं वो इरैशनल है और इंडिविजुअल फ्रीडम को वायलेट करते हैं। तो इतनी स्ट्रांगली डॉक्टर अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट किया है और कांग्रेस ने हर एक मोड़ पर यूनिफॉर्म सिविल को अपोज किया है। इनफैक्ट यूसीसी को अटैक किया गया है ये बोलकर कि ये एंटी माइनॉरिटी बिल है। ये है इज्जत डॉक्टर अंबेडकर की। आइए जरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की भी बात करते हैं, जिसके बारे में सुन के आपको काफी सरप्राइज होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट पाकिस्तान में फंस गए हैं पार्टीशन के बाद, उन्हें किसी भी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को भारत लाना चाहिए। उन्होंने ये भी क्लियरली कहा था कि शेड्यूल्ड कास्ट का मुस्लिम और मुस्लिम लीग पर भरोसा करना
बिल्कुल फेटल होगा उनके लिए, यानी जानलेवा मिस्टेक। और आप देखिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए माइग्रेंट्स, जिन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से सबसे ज्यादा फायदा मिला है, वो ओवरवेलमिंगली शेड्यूल कास्ट के हैं। तो क्लियरली शेड्यूल कास्ट की मदद करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे एक एक्ट को सपोर्ट कर रहे थे। और आयरनी ये है कि ये वही ऑपोजिशन पार्टी है जो डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानती है। उन्होंने सीएए के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे। आर्टिकल 370 को देख लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के बिल्कुल खिलाफ थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जी जान से जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने को अपोज किया था। उनका मानना था कि आर्टिकल 370 से इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी पर सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर अंबेडकर वन नेशन, वन लॉ, वन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रचारक थे। इसके बावजूद कांग्रेस की लीडरशिप ने उनको पूरी तरह से इग्नोर किया, पूरी तरह से साइडलाइन किया और आर्टिकल 370 जबरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशन में घुसेड़ दिया। यह है इज्जत डॉक्टर अंबेडकर की। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के समय पर डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू हो। मार्च 1947 में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है, यानी बहुत डाइवर्स सोसाइटी है। अलग अलग यहाँ पे रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, कास्ट हैं, और इस तरह की हेट्रोजीनियस सोसाइटी में एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम मेक्स अ लॉट मोर सेंस देन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। उनका मानना था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो यूके जैसी होमोजेनस सोसाइटीज के लिए बेहतर काम करता है। इनफैक्ट सरदार पटेल भी डॉक्टर अंबेडकर से इस बात में एग्री करते थे। उनका मानना था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फायदा ये होगा कि भारत को कोalition गवर्नमेंट बार बार बना के झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने फिर से डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर किया, उनके ओपिनियंस को साइडलाइन किया और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में अडॉप्ट किया, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग यूके के चमचे थे और यूके की कॉपी करना चाहते थे इंडिया में भी। ये है इज्जत डॉक्टर अंबेडकर की कांग्रेस लीडर्स के दिमाग में। डॉक्टर अंबेडकर भी इतनी इज्जत को देखकर सोच रहे होंगे, भाई मुझे माफ कर दो। इनफैक्ट आपने सुना है अभी तक कि भाई डॉक्टर अंबेडकर जो है वो हिंदुइज्म के बड़े खिलाफ थे, हिंदुइज्म से बड़ी नफरत करते थे। लेकिन आइए मैं आपको यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट दिखाता हूँ, एक और सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ। ऑपोजिशन के जो नए भगवान है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने उपनिषद के महाकाव्यों को भारतीय डेमोक्रेसी का स्पिरिचुअल बेसिस कहा था। उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था कि अगर डेमोक्रेसी को इस वजह से सपोर्ट हम करें कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो ये फाउंडेशन काफी वीक है। इस वजह से जहां डेमोक्रेसी इस फाउंडेशन पर टिकी होती है, वहां डेमोक्रेसी हमेशा शेकी रहती है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि आप और मैं एक ही कॉस्मिक प्रिंसिपल के पार्ट हैं, जैसा हमारे उपनिषद सिखाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन है, क्योंकि ये सिर्फ डेमोक्रेसी का ज्ञान नहीं देता, ये डेमोक्रेसी को हर एक इंसान का ऑब्लिगेशन बनाता है भारत में। क्या ऑपोजिशन डॉक्टर अंबेडकर के इस थॉट को सपोर्ट करेगा? डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम घुसे हुए हैं, और वो बिल्कुल खिलाफ थे कि इंडियन आर्मी को मुस्लिम्स डोमिनेट करें। उनका मानना था कि आर्मी में मुस्लिम डोमिनेंस या मुस्लिम मेजॉरिटी होना इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या ऑपोजिशन भी इस बात को सपोर्ट करेगा? क्या ऑपोजिशन मानेगा कि आर्मी में ऐसे डेमोग्राफिक्स डेंजरस हो सकते हैं? अंबेडकर का इनफैक्ट एक और विजन था। अंबेडकर एक इंडियन प्रीस्ट सर्विस एस्टैब्लिश करना चाहते थे जो हिंदुइज्म की बेहतरी के लिए काम करे। उन्होंने कहा था कि हिंदू प्रीस्टहुड का एक स्टेट प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिस वजह से प्रीस्टहुड हेरिडिटरी ना हो और कोई भी हिंदुइज्म का प्रीस्ट बन सकता हो, चाहे वो किसी भी कास्ट बैकग्राउंड से आते हो। और अंबेडकर ने जो सजेस्ट किया है, इसका एक मतलब आप समझिए। इफेक्टिवली ये प्रपोजल जो है वो भारतीय स्टेट को हिंदुइज्म का ऑफिशियल पेट्रन बना देगा। आई एम श्योर इस प्रपोजल को कई हिंदू नेशनलिस्ट एक्सेप्ट भी कर लेंगे। लेकिन क्या ऑपोजिशन एक नेशनल प्रीस्ट सर्विस को सपोर्ट करेगा? क्या वो अंबेडकर के इस विजन को अपनाने को तैयार है? आपके भगवान ने इस बात को सजेस्ट किया है, सपोर्ट करेंगे कि नहीं? अब बात करते हैं सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो शायद आपको बहुत सरप्राइजिंग लगे, कि ये बीजेपी ही है जिसे बार बार डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन करने के लिए ऑपोजिशन अटैक करती है, जो डॉक्टर अंबेडकर के डिमांड्स को एक्चुअली पूरा कर रही है। भाई ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि भाई हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में डिप्रेस क्लासेस की बेहतर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो आइए रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 303 एमपीज आए थे, उसमें से 69% यानी 209 एमपीज नॉन अपर कास्ट थे, यानी ऐसे कास्ट से जिन्हें डिप्रेस क्लासेस माना जाता है। ये प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच करता है उन कास्ट के नेशनल पॉपुलेशन शेयर से, जो कि 69% है। मतलब बीजेपी के एमपीज में डिप्रेस क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन उतना ही है जितना उनका इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में है। बीजेपी ने कई राज्यों में ओबीसी लीडर्स को चीफ मिनिस्टर बनाया है। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर ओबीसी है। बीजेपी के राज में एक शेड्यूल कास्ट यानी रामनाथ कोविंद जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। बीजेपी के राज में द्रौपदी मुर्मू यानी एक शेड्यूल ट्राइब को भारत का राष्ट्रपति बनाया
बनाया गया है। मीनवाइल मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अपर कास्ट से आते हैं। कांग्रेस के खुद के लीडर इस समय पर एक जनेऊधारी अपर कास्ट हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लीजिए, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने रेकमेंड किया था, उसको बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। कहा था समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमामुंशी जी। आर्टिकल 370 किसने एब्रोगेट किया? बीजेपी ने। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के परसिक्यूटेड हिंदू शेड्यूल कास्ट की मदद हो रही है, उसको किसने इंप्लीमेंट किया? बीजेपी ने। कांग्रेस ने उसको अटैक किया। इंटरेस्टिंगली, ये जो इंडियन प्री सर्विस है जो डॉक्टर अंबेडकर ने रेकमेंड की थी, उसको भी लाने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी सरकार ने शेड्यूल कास्ट को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कई स्कीम्स लॉन्च की हैं, जो सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से उनकी लाइव्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू बहुत सारा सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बिल्ड किया है, जिससे डिप्रेस क्लासेस की मदद हुई है। 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स बने हैं पिछले 10 सालों में, जिसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट पर खास फोकस किया गया है, जिससे उनके हेल्थ हैजर्ड्स रिड्यूस हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022 तक 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेस बना दिए गए हैं, जिसके सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिशियरी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देख लीजिए, जिसमें फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए, जिसमें 44% बेनिफिशियरीज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब फैमिली से आते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्रिएट की गई है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें 10 करोड़ बेनिफिशियरीज को हेल्प दी गई है अभी तक, जिसमें 50% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम स्पेसिफिकली क्रिएट की गई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए कई स्कॉलरशिप्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। तो भैया, आपके भगवान के जितने सपने थे वो तो बीजेपी पूरा कर रही है। ये किस तरह का रिस्पेक्ट है यार? ये किस तरह का प्यार है? एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कि ऑपोजिशन बार बार बोलने की कोशिश करती है कि देखिए, सावरकर बीजेपी के हैं, अंबेडकर हमारे हैं, सावरकर बड़े खराब हैं, अंबेडकर बड़े अच्छे हैं। एक डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वीर सावरकर और अंबेडकर के बीच में, और वीर सावरकर की आइडियोलॉजी और डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के बीच में। आज मैं आपको बताता हूं कि वीर सावरकर और अंबेडकर में एक्चुअली डिफरेंसेस तो थे, लेकिन बहुत सिमिलैरिटीज भी थी। और इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर वीर सावरकर की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। वीर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व हु इज ए हिंदू में हिंदुत्व की परिभाषा दी थी, जिसमें हिंदू सिर्फ एक धार्मिक आइडेंटिटी ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और सभ्यता की पहचान भी थी। वीर सावरकर इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिंदुत्व। वीर सावरकर डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण एंड हिंदू महासभा मेंबर वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। वीर सावरकर ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपोज तो किया ही, लेकिन उनके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम को डायरेक्टली उठाकर डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में डिसएग्रीमेंट हिंदुइज्म को लेकर जरूर था, लेकिन जो चीजें मैंने आपको अभी तक दिखाई है उनसे होपफुली काफी साफ हो जाना चाहिए आपके लिए कि डॉक्टर अंबेडकर कहीं ना कहीं वीर सावरकर की हिंदुत्व विजन से काफी सहमत होते। जितनी भी प्रॉब्लम्स हिंदुइज्म से उन्हें थी, उनका मानना फिर भी था कि हिंदू फिलॉसफी ही इंडिया और इंडियन डेमोक्रेसी की आत्मा है। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के बजाय बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उनके कन्वर्जन से और शेड्यूल कास्ट के कन्वर्जन से देश पर क्या असर होगा, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर डिप्रेस्ड क्लासेस इस देश की इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपना लेती हैं, तो ये उन्हें डी नेशनलाइज कर देगा। दीज आर डॉक्टर अंबेडकर्स वर्ड्स। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर वो इस्लाम अपनाते हैं तो मुस्लिम्स की संख्या दुगनी हो जाएगी और भारत में मुस्लिम डोमिनेशन आ जाएगा और पार्टीशंस होंगे। अगर वो क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं तो क्रिश्चियंस की संख्या 5 या 6 करोड़ हो जाएगी और इससे भारत पर इंग्लैंड की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। उनका कहना था कि वो सिर्फ एक ऐसे धर्म में कन्वर्ट करेंगे जो भारतीय धर्म से कनेक्टेड हो। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी थी कि बिना भारत के धर्म के भारत टूट जाएगा और भारत में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पार्टीशंस होंगे। वीर सावरकर भी हिंदुइज्म और हिंदू सोसाइटी की काफी चीजों को क्रिटिसाइज करते थे और डॉक्टर अंबेडकर के साथ कई बातों पर सहमत थे। वीर सावरकर ने हिंदू सोसाइटी के 7 शैकल्स को आउटलाइन किया था, यानी
untouchability, no interdining, no intermarriage, no occupational mobility, restrictive ritual permissions and restricted access to the Vedas, no seafaring and no reconversion यानी शुद्धि। वीर सावरकर ने कहा था, हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों को अनटचेबल समझना और जानवरों से भी बुरा ट्रीट करना सिर्फ इंसानियत का ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा की पवित्रता का भी अपमान है। कुछ स्कॉलर्स की माने तो सावरकर अंबेडकर से भी एक कदम आगे चले गए थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करने में। डॉक्टर अंबेडकर का फोकस अपर कास्ट का लोअर कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन पर था, जबकि वीर सावरकर ने लोअर कास्ट के बीच में भी जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको भी क्रिटिसाइज किया था। वीर सावरकर अंबेडकर की तरह ही कास्ट सिस्टम का पूरा अनाइलेशन चाहते थे, लेकिन ये दोनों इस बात को समझते थे कि हिंदू धर्म को खत्म करके कुछ नहीं होगा। हिंदू धर्म भारत की आत्मा है और नए भारत का निर्माण भारतीय धर्म के फाउंडेशन पर होना चाहिए। सावरकर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो भी भारत में पैदा होता है या भारत को अपना पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता है और इंडियन कल्चर को अपने खुद का कल्चर मानता है, वो बेसिकली हिंदू है, चाहे उसका रिलीजन क्रिश्चियन या मुस्लिम क्यों ना हो। नेशन बिल्डिंग के मामले में सावरकर एक कोहेसिव और कंप्लीट विजन रखते थे और अंबेडकर के आइडियाज को अगर आप देखेंगे तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि वो सावरकर के इस विजन के कई एस्पेक्ट से सहमत होते। अंबेडकर ने 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी सेमिनार में कहा था कि कोई भी देश इंडियन पेनिनसुला के कल्चरल यूनिटी का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक जियोग्राफिकल यूनिटी नहीं है बल्कि एक गहरी और फंडामेंटल कल्चरल यूनिटी है जो पूरे देश को एक धागे में बांधती है। और अगर आपको ये नहीं पता रहता कि ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही है तो बड़ी आसानी से आप मान सकते थे कि ये वीर सावरकर का स्टेटमेंट है। इनफैक्ट अप्रैल 1933 में डॉक्टर अंबेडकर की जनता मैगजीन ने वीर सावरकर को एक ट्रिब्यूट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए सावरकर का योगदान गौतम बुद्ध जितना महान और डिसाइसिव था। ये सब क्लियरली दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर काफी चीजों पर एक दूसरे से सहमत थे और डॉक्टर अंबेडकर सावरकर की काफी रिस्पेक्ट भी करते थे। तो अगर ऑपोजिशन वीर सावरकर को कॉन्स्टेंटली अटैक करता है, कॉन्स्टेंटली उन्हें एक देशद्रोही कहता है, तो क्या वो डॉक्टर अंबेडकर के ओपिनियंस को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं? और देखिए यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हमारी हिस्ट्री में परफेक्ट नहीं था। ना वीर सावरकर परफेक्ट थे, ना गांधी जी परफेक्ट थे, ना डॉक्टर अंबेडकर परफेक्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की थी, लेकिन महात्मा गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस ने इस डिमांड का विरोध किया था। और मेरा मानना है कि कांग्रेस लीडरशिप का ये डिसीजन करेक्ट था। हमने देखा है कि मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स बने थे उसकी वजह से कैसे डायरेक्टली पार्टीशन हुआ था। तो आप सोचिए कि अगर शेड्यूल कास्ट के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनते तो भारत में आज कितने पार्टीशंस हो चुके होते। हमारे देश की कई महान हस्तियों में अच्छी क्वालिटीज भी थी और ऐसी चीजें भी थी जिनमें वो गलत थे। तो किसी भी इंसान को ऐसी ब्लाइंड वर्शिप गलत होती है, क्योंकि हर इंसान एक 3 डायमेंशनल कैरेक्टर होता है यार। और इस तरह की ब्लाइंड वर्शिप एक इंसान को प्रॉपर्ली समझने और उनके आइडियाज पर इवॉल्व करने से हमें रोकती है। देखिए, अगर हम कास्ट सिस्टम को ब्लाइंडली सपोर्ट करते तो हिंदू सोसाइटी कभी डेवलप या इवॉल्व नहीं करती। अगर हम अपने सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहते तो 1991 में हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं करती और आज इंडियन इकोनॉमी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी कभी भी नहीं होती और हम आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तीसरे भिखारी होते। इसलिए एक इंसान की ब्लाइंड वर्शिप के बजाय उनकी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करना और उनकी शॉर्टकमिंग्स को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, वीर सावरकर हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी हो। सिर्फ तभी अपनी हिस्ट्री के ग्रेट लोगों के सक्सेसेस और मिस्टेक्स से सीखकर हम अपने देश के लिए एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से क्या हमें किसी भी महान इंसान की इस तरह से ब्लाइंड वर्शिप करनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन डॉक्टर अंबेडकर की सही मायने में रिस्पेक्ट कर रहा है या बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के गोल्स को सही मायने में फुलफिल कर रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे पेट्रियन पर या हमारे यूट्यूब पर मेंबर जरूर बने। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।